Hello student, welcome back to my channel Unique Literature World Study. Today I am going to discuss UGC NET paper first syllabus. This is official syllabus mentioned by University Grant Commission, and you can see that there are total 10 units like paper second. और इस 10 यूनिट्स में आपको जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है बस वही पढ़ना है। ये तो मैं ऑफिशियल सिलेबस है जो मैं आपको आज डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक अगली वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर फर्स्ट के 10 यूनिट्स से वही मैं आपको पूरा कराऊंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं पेपर फर्स्ट के सिलेबस। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना होता है? कंसेप्ट, टीचिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग के 3 ऑब्जेक्टिव लेवल होते हैं जैसे कि आप जानते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इस टॉपिक्स तो हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको तो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्रूटमेंट्स। जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है टीचिंग की, उससे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं एक अगली वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझा दूंगी जो यूजीसी नेट का ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। उसके बाद हमारा आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें आपको एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा हमारा कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग थ्योरीज होती है जिसमें कॉग्निटिव थ्योरीज होती है और बहुत सारी थ्योरीज होती है जैसे गैगेंस थ्योरी होती है। ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। उसके बाद होता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, यानी टीचिंग में जो भी फैक्टर रिलेट करते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं टीचिंग के, टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद चौथा है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग होती है, एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग होती है, एक होता है टीचर सेंटर्ड टीचिंग। उसके बाद हमारा आता है स्वयं प्रभा, स्वयं मूक्स, स्वयं प्लस, ये सारे चैनल्स होते हैं, इनके नाम आपको लर्न करने हैं और इसको लॉन्च कब किया गया, इसका डेट भी आपको लिखना है। उसके बाद हमारा आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग होती है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग जो होती है इससे भी क्वेश्चन आपको आता है, आप इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है इवोल्यूशन सिस्टम, यानी टीचिंग में मूल्यांकन कैसे होता है बच्चों का, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एवोल्यूशन सिस्टम, इसमें आपको एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ एवोल्यूशन होते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं, वो होते हैं, फॉर्मेटिव होते हैं, असेसमेंट होते हैं, और एवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी एक नया टॉपिक्स आजकल इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ये। उसके बाद हमारा लास्ट वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल टीचिंग सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी यूजफुल हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट सेकेंड पे। ये तो ऑफिशियल सिलेबस इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी उसमें मैं पूरा टॉपिक वाइज आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका आता है रिसर्च क्या होता है, उसकी मीनिंग्स, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ये हमारा जो पॉजिटिविज्म है और पोस्ट पॉजिटिविस्ट बिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये
करना ही करना है। उसके बाद है हमारा मेथड ऑफ रिसर्च, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये सारे जो मेथड्स है ये आपको करने ही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल 7 या 8 रिसर्च होते हैं, वो मैं आपको करा दूंगी। इससे भी आपको क्वेश्चन बन के ही आता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। थीसिस का फॉर्मेट कैसा होता है, आर्टिकल का फॉर्मेट कैसा होता है, इसकी स्टाइल क्या होती है, रेफरेंसिंग क्या होती है, इन सब के बारे में आपको करना है। इस बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च में आईसीटी का कितना यूज़ होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ होती है रिसर्च में, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें भी है जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई विद्वान, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा आता है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि रिसर्च करने के क्या क्या नियम हैं। अगर आप किसी का कंटेंट चुरा कर करते हो तो उसमें आपको कितना पेनाल्टी लगता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 तो बहुत सिंपल है, कंप्रेहेंशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। डेली 1 पैसेज को आपको सॉल्व करना है। इससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, एक पैसेज दिया रहता है, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर रीडिंग कंप्रेहेंशन से पढ़ के उसको सॉल्व करना रहता है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका 10 मार्क्स पक्का से बन जाता है। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन, यूनिट 4। कम्युनिकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे भी 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन में हमारा जो है पहला है, उसके बाद जो हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक्स है इसमें आपको क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप कम्युनिकेशन पढ़ने हैं। उसके बाद आपका है सेकेंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको वर्बल, नॉन वर्बल एंड इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस पढ़ने हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी पढ़ना है। इसके अलावा बहुत और सारी जो न्यू टॉपिक्स एडिट की गई हैं जो जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके बाद हमारा है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मिलेगा। इससे भी 6 या 7 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ये तो आपको डेली प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको रेगुलर इसका प्रैक्टिस करना है। डेली आपको डीआई सॉल्व करनी है। 5 क्वेश्चन डीआई से आते हैं। उसके बाद एक रीजनिंग से आते हैं, तो आपको डेली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपका है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद नंबर सीरीज़ में आपको लेटर सीरीज़ होता है, कोर्स होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इसमें आपको फ्रैक्शन पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है एंड परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज, ईटीसी, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ये आपको डेली प्रैक्टिस से ही आपका सॉल्व होगा। तो आप डेली 1 डीआई सॉल्व किया करें तो आपको एग्ज़ाम देने में आसानी रहेगी। उसके बाद हमारा जो यूनिट 6 है वो हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट। आर्गूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऑफ कितने होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोर्शंस, मूड एंड फिगर्स। इससे भी क्वेश्चन आता है। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हर बार आते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये सारी चीज़ें तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस से आएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आता है इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब ये है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको मैं करा दूंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा एनालॉजीज। एनालॉजीज जो होता है इसमें
इसमें बहुत सारी टॉपिक्स होती हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिर हमारा होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमारा होता है सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स की वैलिडिटी कितनी होती है वेन डायग्राम में आपको पढ़ना पड़ता है। रिलेशन बताना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किससे संबंधित है। उसके बाद हमारा इंडियन लॉजिक आता है। इंडियन लॉजिक में हमारा मीन्स ऑफ नॉलेज आता है। इंडियन लॉजिक में हमारा प्रमाणज होता है, प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, शब्द होते हैं, अर्थपट्टी होती है एंड अनुपलब्धि होती है। ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान। अनुमान के कौन कौन से स्ट्रक्चर है, इसके कितने टाइप है, व्याप्ति, हेतुआभास, ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकल रीजनिंग में पढ़नी है। हमारा जो यूनिट 7 है वो हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशंस। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको DI से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको सोर्स, इक्वेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मिलेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशंस, डाटा एंड गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 7 में पढ़नी है। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 8। यूनिट 8 जो हमारा है वो ICT से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कभी कभी आप पूछ लेता है कि ICT का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT में आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें कुछ एब्रिविएशंस आते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं। आपको फुल फॉर्म आता है, जैसे पूछ लिया CD का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें जो सही करेक्ट ऑप्शन रहेगा आप उसी को टिक करेंगे। उसके बाद आता है इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, IPV एड्रेस क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। उसके बाद हमारा आता है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव का क्या रोल है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद ICT एंड गवर्नेंस, यानी हमारे जो गवर्नमेंट है उसने ICT में कौन कौन से नए नियम किए हैं, कौन कौन सी नए संस्थान खोले हैं जिसमें ICT की पढ़ाई होती है, या फिर हायर एजुकेशन में ICT से रिलेटेड जो भी मदद है वो गवर्नमेंट ने कितना किया, इन सब के बारे में आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 9। ये हमारा जो यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा पूरा जियोग्राफी, साइंस, इन सब से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें डेली मतलब करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक ऐसा टॉपिक्स है जिसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाता है। मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है एनवायरनमेंट के प्रति, इन सब के बारे में। अर्थ की क्या होती हैं, कैसे आते हैं, इन सब के बारे में आपको इसमें पूछा जाता है। उसके बाद फिर हमारा आता है पॉल्यूशन के बारे में आता है, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं जैसे लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट जैसे सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैज़ार्डस, इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हमारा आता है क्लाइमेट चेंज होते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, और सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिमेंशंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारे आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी जो हमारा प्रदूषण है उसका ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स। जो नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेस है उसमें आपको सोलर, वाइंड, सॉइल, हाइड्रो, थर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद हमारा है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। इसमें आपको क्या पढ़ते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसके कौन कौन से
घटक है और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कैसे हम रोक सकते हैं, इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इन सब के टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ फोर्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट कन्वेंशंस एंड ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये सब हमारे जो एग्रीमेंट हुए हैं, ये बहुत सारे देशों से मिलकर एग्रीमेंट हुए हैं। इसमें जो होता है हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट के से ये बताया जाता है कि कौन कौन से नियम है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हम किस चीज़ को कितना यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट यूनिट, जो यूनिट 10 है। ये हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें हायर एजुकेशन में पूरा है कि उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है। उसके बाद इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, यानी जो प्राचीन भारत में पढ़ाई कैसी होती थी, हायर एजुकेशन लोग कैसे ग्रहण करते थे, गुरुकुल्स क्या होती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एंशियंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी इंडिपेंडेंस, भारत को इंडिपेंडेंस होने के बाद कौन कौन सी लर्निंग सिस्टम में बदलाव हुए हैं, कौन कौन से रिसर्च हुए हैं, उसके बारे में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स है, इसका टॉपिक्स आपको दिया गया है। उसके बाद हमारा है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी जैसे आजकल के जो युवा है तो उन्हें हर प्रकार के शिक्षा की ज़रूरत है, तो इसमें प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन सारे एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है। फिर हमारा लास्ट जो है वो है पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसीज़ है जैसे NEP 2020 हमारा है। उसके बाद हमारा है नीति आयोग है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल्स वेन एवर ग्राफिकल पिक्चोरियल questions are set for cited candidates. A passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually impaired candidates. इसमें दिया गया है कि हर यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स से है हमारे 10 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें 2 मार्क्स क्या होते हैं, एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो टोटल हमारे 10 यूनिट्स है तो 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और अगर आपने इसमें से 35 का पूरा कर लेते हो तो आपका JRF निकलने का फुल चांस है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, तो आपको मैं ये सारा का वीडियो के जरिए अपने इसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रेगुलर चैनल पे बने रहना है और हमें सपोर्ट करते रहना है। ओके, गुड बाय।